FI BCom Financial Accounting Unit 2 Piecemeal Distribution of Cash। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश समझने से पहले हमें पता करना चाहिए या हमें समझना होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मीन्स एक पार्टनरशिप फर्म का क्लोज होना या एक पार्टनरशिप फर्म का बंद होना। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो किया ये जाता है कि फर्म अपनी एसेट्स को बेचती है और उसके अगेंस्ट में लायबिलिटीज़ का पेमेंट करती है। ये जो प्रोसेस है एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी को पे करना, यही कंसिडर कर लास्ट ईयर आपने अकाउंटिंग की थी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो होता ये नहीं है कि एसेट्स एक दिन में बिक जाए। तो अब अगर एसेट्स एक दिन में नहीं बिकेगी, एसेट्स अगर इंस्टॉलमेंट्स में बिकती है, तो ये नहीं किया जाता कि पूरी एसेट्स बेचकर एक साथ पैसा जमा कर लिया जाए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किया ये जाता है कि एज एंड व्हेन दैट कैश इज़ अवेलेबल, जब और जैसे वो पैसा आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसको लायबिलिटी को पे करेंगे उससे। तो यही है पीस मिल। पीस मिल मीन्स इन पीसेस और पीस बाय पीस और स्टेज वन स्टेज एट अ टाइम। तो टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना, इंस्टॉलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्रेजुअली बांटना, पीसेस में बांटना, यही है। तो इस पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और अगर जो एसेट्स की बिक्री है, जो एसेट सेल कर पैसा आने वाली बात है, वो अगर इंस्टॉलमेंट्स में है, पीसेस में है, टुकड़ों में है, तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना। यहाँ पर हमें जब बांटने वाली बात आएगी तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमें देना पड़ेगा और हमें एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सीखनी पड़ेगी कि पहले किनको बाद में किनको, इस तरह से। वो प्रायोरिटी जो लायबिलिटीज़ में हमको देखनी है वो इस तरह से होगी। हम लायबिलिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ आउटसाइड लायबिलिटी, सेकेंड इज़ इनसाइड लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ आउटसाइड लायबिलिटी? तो जो इनसाइड नहीं है वो आउटसाइड लायबिलिटी है। अब इनसाइड लायबिलिटीज़ में क्या क्या? तो इनसाइड लायबिलिटीज़ में पार्टनर का देना और पार्टनर कैपिटल। इनसाइड लायबिलिटीज़ को बाद में पे किया जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को पहले पे किया जाएगा। आउटसाइड लायबिलिटी में सबसे पहले जो हम सोचेंगे या पे करेंगे वो रियलाइजेशन एक्सपेंस या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का। रियलाइजेशन एक्सपेंस एसेट्स को बेचने के खर्चे हैं और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी विच मे बी अ लायबिलिटी और मे नॉट बी अ लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आगे मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ में सबसे पहले सिक्योर्ड लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। तो सिक्योर्ड लायबिलिटीज़ जिसके अगेंस्ट में हमने कोई एसेट गिरवी दी हुई है, उन लायबिलिटीज़ का पेमेंट पहले करेंगे। देन प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज़, प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज़ जिनको पहले पे करना है, वो सिक्योर्ड नहीं है बट पहले उनको पे करना पड़ेगा, वो है गवर्नमेंट के देना। इस तरह से आगे मैं अभी और इसको क्लियर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूँगा एक एक कंटेंट्स लेकर। और लास्ट में फिर हम जो पे करेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज ए अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज़। ये अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर की मिसेस का लोन। पार्टनर का लोन इज़ अ इनसाइड लायबिलिटी बट पार्टनर की मिसेस लोन इज़ अ आउटसाइड लायबिलिटी। अभी जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट हम यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। सो आउटसाइड लायबिलिटीज़ का जो पेमेंट हमको करना है, आउटसाइड लायबिलिटी में सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहाँ पर अगर हमें प्रॉब्लम में रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया होगा तो हम उसका पेड अमाउंट पहले पे करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक अमाउंट एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आएगा। तो आज अगर मानकर चलते हैं कि भाई 1 जनवरी है, मैंने अपनी फर्म को डिसॉल्व करना डिसाइड किया और आगे आने वाले 3 महीनों तक मुझको अमाउंट मिलने वाला है, तो मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता कि अगले जब महीनों में मुझको पैसा मिलेगा तो मुझको कितना खर्च करना पड़ेगा। लेकिन एक एस्टिमेट कर सकता हूँ, एक अमाउंट में एज्यूम कर सकता हूँ, जिसको मैं सबसे पहले कीप असाइड करूँगा। उतना कैश मैं अलग कर रख लूँगा उन खर्चों को पे करने के लिए, और बाद में जो अवेलेबल कैश होगा उसको प्रायोरिटी के हिसाब से पेमेंट करता जाऊँगा। सेकेंड है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी विच मे बी और मे नॉट बी अ लायबिलिटी, जिसकी एकदम बेस्ट एग्जाम्पल जो आप समझ सकते हो वो है बिल अंडर डिस्काउंट। हमने बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवाए हैं और आगे चलकर अगर ये बिल हमने डिस्काउंट करवाए हैं तो मे बी पॉसिबल ड्यू डेट पर वो ऑनर भी हो सकते हैं या डिसऑनर भी हो सकते हैं। अगर ऑनर हो जाए तो हमें पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिसऑनर होता है तो बैंक हमसे चार्ज करेगा और उसका हमें पे करना पड़ेगा।
तो ऐसी लाइबिलिटीज़ के लिए हम पहले ही अपना कैश अलग कर कर रखेंगे और बाद में फिर जो अवेलेबल कैश होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम हम करेंगे। ठीक है, आगे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ में जो सबसे पहला है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऐसा क्रेडिटर जिसके अगेंस्ट में हमने कोई एसेट गिरवी दी हुई है, जैसे मैंने कर्ज लिया और उसके लिए मैंने अपनी बिल्डिंग गिरवी दी हुई है, इस तरह से। अब यहाँ पर सिक्योर्ड भी दो तरह के हैं, एक फुल्ली सिक्योर्ड और एक पार्टली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड में फ़र्क ये है, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ मेरे पास 1 लाख रुपए का मैंने कर्जा लिया हुआ है, उसके लिए मैंने उसको मेरी बिल्डिंग गिरवी दी हुई है जिसकी आज की वैल्यू 1,30,000 है। मीन्स अब ये बिल्डिंग को बेचकर जो पैसा आएगा वो 1,30,000 रुपये आएगा, तो आसानी से मैं वो 1 लाख का कर्जा पे कर पाऊंगा। ये फुल्ली सिक्योर्ड हो गया। पार्टली सिक्योर्ड में वही 1 लाख का कर्जा है, बट अब मैंने जो बिल्डिंग गिरवी दी हुई है वो मैंने 90,000 रुपीज़ की गिरवी दी हुई है। तो अब अगर वो एसेट बेचता है तो सिर्फ 90,000 ही रियलाइज़ होगा, 90,000 ही उसका पेमेंट होगा। तो ये जो 90,000 है ये सिक्योर्ड पार्ट हो गया, और ये जो 10,000 बचा हुआ रिमेनिंग है वो अनसिक्योर्ड पार्ट हो गया। तो ये एसेट, अब ये जो कर्जा है ये पार्टली सिक्योर्ड हो गया। मीन्स 90,000 के लिए सिक्योर्ड, 10,000 के लिए अनसिक्योर्ड। तो जैसे मैं दूसरे अनसिक्योर्ड को पे करूँगा, इस कर्जे को भी उनके साथ उनको प्रायोरिटी के हिसाब से पेमेंट करूँगा। नेक्स्ट जो है वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर नॉट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये सिक्योर्ड नहीं है लेकिन प्रेफरेंशियल है, इनको पहले पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ड्यूज़ है, टैक्सेस है, दीज आर ऑल सिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल है, सिक्योर्ड नहीं है, प्रेफरेंशियल है। दूसरी लाइबिलिटीज़ को पे करने से पहले हमें ये गवर्नमेंट के ड्यूज़ जो है वो, गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है वो हमको पे करने पड़ेंगे, और वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहलाएगा। आगे अब आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अब ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपके क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मिसेस का कर्जा है, पार्टली अनसिक्योर्ड है जो अभी मैंने सिक्योर्ड में समझाया, बचा हुआ जो 10,000 के बारे में मैंने बात की। तो ये प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट है। इस तरह से हमें पेमेंट का ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। प्रायोरिटी हम फॉलो करेंगे और इस तरह से हम पेमेंट करेंगे। अब ये जो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट है, यहाँ पर जब हम पेमेंट करेंगे तो ये जो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट है हमको फॉलो करना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम में ये सब लाइब्रेरीज अवेलेबल होगी ऐसा नहीं है, बट अगर मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं तो हमको ये प्रायोरिटी को फॉलो करना पड़ेगा। पहले इनको देंगे, बाद में इनको देंगे, इस तरह से। एक और चीज़ यहाँ पर अब आपको याद रखनी पड़ेगी, सपोज़ मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ट्रीट कर रहा हूँ और मेरे पास 2 लाइब्रेरीज है, क्रेडिटर भी है, बिल पेबल भी है। तो अब इसमें किसी को प्रायोरिटी नहीं देते वक्त, अगर मेरे पास इतना कैश है कि मैं क्रेडिटर बिल पेबल को पूरा पे कर सकूँ, पूरा पे करूँगा। जहाँ भी देना ज़्यादा होगा, लायबिलिटी ज़्यादा होगी, अवेलेबल कैश कम होगा, तो फिर रेशियो में पे करेंगे। फिर मुझको अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे पास अगर इतना कैश नहीं है कि मैं क्रेडिटर और बिल पेबल को पूरा पे कर सकूँ, तो इनके रेशियो में, इनका एक रेशियो बनाना पड़ेगा और इस रेशियो में मुझको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लाइब्रेरीज़ है, ये लाइब्रेरी का पे करते वक्त हमको रेशियोज़ के बहुत यूज़ है जो आगे चलकर हम प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट में इनसाइड लाइब्रेरीज़ में पार्टनर का लोन पे करेंगे। यहाँ पर भी बात यही है कि एक से ज़्यादा पार्टनर का लोन है और अगर इतना अवेलेबल कैश नहीं है तो फिर उनके रेशो में उनको पे करना पड़ेगा, उनके देना का रेशो निकालना पड़ेगा, उनकी लायबिलिटी का रेशो निकालना पड़ेगा और उस रेशो में हम यहाँ पर उनको पे करेंगे। जब पार्टनर्स में पे करने की बात आएगी तो पार्टनर का कैपिटल जो है वो पे करने के लिए ये मेथड फॉलो करेंगे, दैट विल बी सरप्लस कैपिटल मेथड, जिसको एक्सेस कैपिटल मेथड भी कहते हैं, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड भी कहते हैं, कोशेंट मेथड भी कहते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं। ये कई नाम है बट बेसिकली ये है सरप्लस कैपिटल मेथड। नाउ सरप्लस कैपिटल मेथड क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इस एग्जाम्पल से हम उसको समझते हैं। यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है, एक प्रॉब्लम है जो हम आगे चलकर सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, XYZ 3 पार्टनर्स हैं और बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उसमें प्रीमाइसेस, प्लांट, स्टॉक, डेटर, ये एसेट्स थी जिनको बेचकर पैसा जो रियलाइज़ हुआ 30 अप्रैल को 33,000, 31 मई को 73,000 और 30 जून को 46,000 रुपीज़ ये कैश रियलाइज़ हुआ। और मेनली आगे हमको यही डिस्ट्रीब्यूट कर बताना है कि 33,000 कैसे बटा, 73,000 कैसे बटा और 46,000 कैसे बटा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल के थ्रू हम यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर उसने ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है इसमें मेनली हमारे काम की ये लाइबिलिटीज़ है। देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी में क्रेडिटर सबसे पहले, क्योंकि आउटसाइडर अनसिक्योर्ड है, उसका पेमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा। फिर पार्टनर का लोन, एक्स पार्टनर है और उसका लोन है 8,000 का, वो पे करना पड़ेगा। और फिर पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी XYZ में, तो फिर वो सरप्लस कैपिटल का हम टेबल प्रिपेयर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर बताएंगे।
तो यहाँ पर ये फर्म डिसॉल्व हुई है, उसका कहना है द फर्म इज डिसॉल्व ऑन दैट डेट एंड इट इज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड व्हेन रियलाइज्ड आफ्टर रिटेनिंग ₹3,000 फॉर एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस। यानी यहाँ पर जब वो फर्म डिसॉल्व हुई है 31 मार्च को, वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि 3,000 तक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट एक्चुअल जो खर्चा हुआ वो 2,000 का लास्ट में पता चला कि 2,000 ही खर्चा हुआ। तो अब ये जो 1,000 रुपया बच जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में, इसको ऐड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट सबसे पहले ये 3,000 कीप असाइड करेंगे। वो टेबल कैसे बनाना आगे चलकर हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल उसने दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, इसने कहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, और ये दोनों हम देखेंगे। बट सबसे पहले भी यहाँ पर हमको डिस्कस करना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस है वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक टेबल बनाएंगे बेसिकली, और वो टेबल इस तरह से होगा। यहाँ पर पर्टिकुलर्स का एक कॉलम है और 3 कॉलम्स हमने बनाए हैं एक्स, वाई और जेड के, और यहाँ पर ये 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड। इनके सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्स का कैपिटल बैलेंस है 50,000, वाई का कैपिटल बैलेंस है 15,000 और जेड का कैपिटल बैलेंस है 45,000। ये जो कैपिटल बैलेंसेस उसने यहाँ पर बताए हुए हैं, ये कैपिटल बैलेंसेस, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 है। अब बात ऐसी है कि जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, तो अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो उनका जो कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, और अगर मैं कैपिटल रेशियो निकालता हूँ और कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो अभी तक जो वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे वो रेशियो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले हम ये चेक करेंगे कि पार्टनर्स ने अपने एक हिस्से के प्रॉफिट के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो इसको करने के लिए नेक्स्ट स्टेप विल बी इनके कैपिटल को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो यूनिट कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। मेनली हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट कैपिटल। और ये यूनिट कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल को रेशियो से डिवाइड करेंगे। जैसे एक्स का कैपिटल है 50,000, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 10,000, ये उसका यूनिट कैपिटल आया। यूनिट कैपिटल यानी एक हिस्से के लिए। एक्स अगर 5 हिस्से ले रहा है तो एक हिस्से के लिए वो 10,000 लगा रहा है, जबकि वाई का 15,000 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं तो वो 5,000 आएगा। यानी y एक हिस्से के लिए 5,000 लगा रहा है, जबकि z जो है 2 हिस्से ले रहा है और 45,000 लगा रहा है, तो एक हिस्से के लिए वो 22,500 रुपये लगा रहा है। यहाँ पर इनका एक हिस्सा यूनिट कैपिटल इक्वल नहीं है। x जो है एक हिस्से के लिए 10,000 लगा रहा है, जबकि y जो है एक हिस्से के लिए 5,000 लगा रहा है, जबकि z जो है एक हिस्से के लिए 22,500 लगा रहा है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, एक जो पार्टनर जिसने सबसे कम एक हिस्से के लिए लगाया है उसके कैपिटल को बेस बनाएंगे और बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल उनके जैसे बनाएंगे। तो जिसका कैपिटल बेस लेंगे वो 5,000 रुपये है, क्योंकि ये इसने सबसे कम लगाया हुआ है। तो अब अगर 5,000 रुपये को मैं बेस बनाता हूँ तो एक हिस्सा अगर 5,000, तो 2 हिस्सों के लिए 10,000 जेड को लगाना था, 3 हिस्सों के लिए वाई को 15,000 ही लगेगा, और 5 हिस्सों के लिए 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 25,000। तो यहाँ पर 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 10,000 जेड का ये कैपिटल इन्वेस्ट होना चाहिए था। वाई का 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 15,000, ये इसका 15,000 ही लगना चाहिए था। और एक्स का 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 25,000, ये इसका इन्वेस्ट करना चाहिए था। यानी इनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनको लगाने चाहिए थे 25, 15 और 10, जबकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है 50,000, 15,000 और 45,000। तो ये जो ज़्यादा एक्स और जेड ने लगाया है, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट किया y को बेस बनाकर, तो ये जो ज़्यादा इन्होंने लगाया है x और z ने, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और अब हमको कंपेयर क्या करना है कि लगाना चाहिए था अगर z को 10,000 और 45 लगाया तो 35,000 ज़्यादा लगाया, x को अगर 25,000 लगाना था और 50,000 अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो 25,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और यही है सरप्लस कैपिटल। सरप्लस मीन्स एक्सेस लगाया हुआ कैपिटल। अब यहाँ पर फिर 2 पार्टनर्स हैं। ये जो ऊपर कंपैरिजन हमने किया 3 पार्टनर्स में, सेम वही अब इन 2 पार्टनर्स में कंपेयर करेंगे। तो x का कैपिटल और z का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे उसको। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो x का 5 है, z का 2 है। अब यहाँ पर यूनिट कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, x का यूनिट कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए 5,000, यानी 25,000 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 5,000, और 35,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देन इट विल बी 17,500। ये इनके यूनिट कैपिटल्स हैं। ये यूनिट कैपिटल्स फिर इसमें यहाँ पर जो x का हिस्सा है वो उसने एक हिस्से के लिए कम लगाया है 5,000, तो एक हिस्से के लिए अगर 5,000 तो 2 हिस्सों के लिए 10 z का होना चाहिए, इसके 5 हिस्सों के लिए 25,000 होने चाहिए। तो फिर अब कंपेयर किससे करेंगे, जो सरप्लस बचा था उससे कंपेयर करेंगे।
कि z को लगाना चाहिए था 10.35 लगाया है, एक्स्ट्रा लगाया है 25, और x को लगाना चाहिए था 25, उसने 25 ही लगाया, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो ये जो सरप्लस है, फाइनली जो अमाउंट आया, ये एब्सोल्यूट सरप्लस कहलाएगा। तो अब जब प्रायोरिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि पहले किसको और बाद में किसको, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो पे होगा, z को पे होगा 25,000। जब तक z को 25 नहीं पे होगा, आगे किसी और को पे नहीं होगा। फिर सेकंड स्टेप में x को और z को पे करेंगे, 25,000 और 10,000। ये जब तक पे नहीं होगा, आगे किसी और को पे नहीं करेंगे। और थर्ड स्टेप में फिर ये पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट सरप्लस कैपिटल का था, ये सरप्लस कैपिटल का स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेने के बाद अब हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। बट जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये टेबल सही बना या नहीं बना, कैलकुलेशन सही हुए या नहीं हुए, तो z को पे करना है 45, उसको फर्स्ट स्टेप में मिलेगा 25, सेकंड में मिलेगा 10 35, और थर्ड स्टेप में 10,000। इस तरह से 45 उसको पे होगा। y को सिर्फ थर्ड स्टेप में मिलेगा 15,000, जितना उसका कैपिटल था, और x को मिलेगा 50,000, सेकेंड स्टेप में 25, थर्ड स्टेप में 25, इस तरह से 50,000 उसको मिलेगा। तो ये जो टेबल है, यहाँ पर इस तरह से ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक बार ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस प्रिपेयर हुआ, फिर हम मेन स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्रिपेयर करेंगे। ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेने के बाद अब जो है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है। इस तरह से ये स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनेगा, जिसमें जो कॉलम्स है, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम डिटेल्स लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट्स लिखेंगे, यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स लिखेंगे, और नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो कैश का कॉलम होगा। जो भी इंस्टॉलमेंट्स हमारे आते जाएंगे वो इस कॉलम में हम रिकॉर्ड कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट फिर लाइबिलिटीज़ के कॉलम्स होंगे। अभी जितनी भी लाइबिलिटीज़ कम ज़्यादा होती जाएगी, ये कॉलम्स बढ़ते और घटते जाएंगे। तो फर्स्ट आउटसाइड लाइबिलिटी में क्रेडिटर का पेमेंट, देन पार्टनर का लोन का पेमेंट, एंड देन पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट। तो आज का ही इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर बताऊंगा कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।